चलिए तो आज शुरू करते हैं। 40 दिन का जो हमारा क्लास चल रहा है उसका यह 16वां दिन है, यानी 16th डे। ठीक है, 16वां दिन 16वां दिन का आज क्लास है। 15 दिन में आपने अब काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम शुरू करते हैं विज्ञान। सामान्य विज्ञान 3 खंडों में है। बेसिकली सामान्य विज्ञान 3 खंडों में है, एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। पहले कम या अधिक सवाल पूछने की परंपरा थी, लेकिन पिछला यदि 2-3 साल का ट्रेंड देखा जाए तो लगभग 10, 10 और 10, यानी केमिस्ट्री से 10 सवाल, फिजिक्स से 10 सवाल और बायोलॉजी से 10 सवाल। तो आपको तीनों को मिलाकर पढ़ना है और तीनों में जो सवाल जो आते हैं उनका नेचर यह समझ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने एनालिसिस करने पर यह पाया गया है कि दैनिक महत्व की चीज़ों को ही पूछा जा रहा है। विज्ञान में वो सारे चीज़ आपके जीएस का विषय हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान और कोर विज्ञान में बहुत फ़र्क होता है। आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, वैज्ञानिक नहीं बनना है, लेकिन विज्ञान के ऐसे मैटर्स को जानना है जिनका रोज़ बरोज़ के जीवन में प्रयोग है। जैसे कि बायोलॉजी में यदि हम विज्ञान को लगाते हैं तो हम रोग से लड़ने की क्षमता का विकास करते हैं। रोग को 2 तरीके से रोका जाता है। एक, उसको आने देने से रोकना, जो वैक्सीन वगैरह भी चल रहा है वो क्या है, रोग को आने से पहले ही उसकी प्रतिरक्षा करता है। और दूसरा होता है आ जाने के बाद हम दवाओं का प्रयोग करते हैं, ड्रग थेरेपी करते हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं। तो उन सब में हमारा यह विज्ञान मदद करता है। फिर इसी में वनस्पति शास्त्र भी आता है, बॉटनी जिसे कहते हैं। वह क्या करता है, वह बताता है कि कैसे मानव की ज़रूरत के हिसाब से पैदावार को, उपज को बेहतर किया जाए। तो यह बायोलॉजी का सेगमेंट हुआ। वैसे ही अब जब केमिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, दैनिक महत्व के रसायन जिनका मानव जीवन में प्रयोग है, जिनसे मानव का जीवन बेहतर होता है। जैसे अब कोई पूछ ले कि भाई सोडियम बेंजोएट से क्या होता है, तो आप अचार लगाते हैं या कोई भी चीज़ को सड़ने से बचने के लिए हम अचार में हल्का सा केमिकल डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, सोडियम बेंजोएट। वैसे ही कास्टिक सोडा का क्या प्रयोग है, तो कास्टिक सोडा रसायन है। हमें लग रहा है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम मानव जीवन के दैनंदिन उपयोग में आने वाले रसायनों के बारे में जान जाइएगा तो इस सेगमेंट से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हमें पूरा का पूरा वैज्ञानिक नहीं बनना है, लेकिन मानव जीवन में जो मान लीजिए ऑक्सीजन का प्रयोग है तो ऑक्सीजन के बारे में जानना है। कार्बन का सबसे अधिक प्रयोग हम करते हैं तो कार्बन का जानना। हम चीनी खा रहे हैं वह भी कार्बन है, यदि हम पेट्रोल ले रहे हैं तो वह भी हाइड्रोकार्बन है। तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हम माचिस जला रहे हैं तो फास्फोरस का प्रयोग है। तो हड्डियों में हमारे कैल्शियम में फास्फोरस है। तो वैसे ही केमिकल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है यह हम जानेंगे केमिस्ट्री में। 1 से 2 क्लास में हम केमिस्ट्री को वाइंड अप करेंगे। उसी तरीके से 1 से 2 क्लास में फिजिक्स के रोज़मर्रा के प्रयोग में आने वाले भौतिकीय सिद्धांतों से, जैसे भौतिक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसी से इंजीनियर बनते हैं, सारे हवाई जहाज़ से लेकर एरोप्लेन से लेकर अंतरिक्ष सब कुछ उसी से उड़ रहा है। लेकिन हमारे दिन ब दिन जो प्रयोग हैं उनसे हम हमारे जीवन को क्या बेहतर स्थिति मिल रही है, उसमें फिजिक्स का क्या प्रयोग है, इसी को कहते हैं भौतिक का सामान्य विज्ञान। यानी सामान्य विज्ञान में भौतिकी उन्हीं विषयों को टच करता है जो मानव के जीवन की दशा को बेहतर बनाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई पूछे कि इतना भारी कई क्विंटल का, टन का, क्विंटल भी नहीं, कई टन का वजन का जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता है और एक छोटी सी सुई डूब जाती है, तो यह इसका जवाब देगा फिजिक्स। आखिर हम पेरिस्कोप जब बनाते हैं तो उसमें किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, फिजिक्स का, यह सवाल पूछता है। इंद्रधनुष अचानक आकाश में दिख रहा है तो क्या वह एक रासायनिक अभिक्रिया है, या वह केमिकल रिएक्शन है, या फिर वह फिजिक्स है। तो इन सारे चीज़ों का, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ ला रहे हैं, वैक्यूम, फर्श को साफ़ करना है, वैक्यूम क्लीनर को यूज़ कर रहे हैं, तो यह क्या है, यह फिजिक्स का सिद्धांत पे काम करता है। आप सफाई कर रहे हैं तो वॉशिंग मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह फिजिक्स के ही किसी सिद्धांत पे कार्य करता है। आप हाथ में लेके कुछ घुमा रहे हैं, अचानक आपको उसकी रस्सी टूट जाती है, तो वो किस आधार पर दूर जाता है या नज़दीक जाता है, वो जाएगा तो उसका रास्ता कैसा होगा, कोई चीज़ पर आपको शक सवाल करना, और उन सवालों के तार्किक उत्तर देता है, वैज्ञानिक उत्तर देता है फिजिक्स। एक आदमी सवाल पूछता है तो वैज्ञानिक बन जाता है, कोई सवाल नहीं पूछता है तो वो सामान्य व्यक्ति रहता है। अब हर व्यक्ति के आगे कितने लोग जन्म लिए मर गए, लेकिन कितने लोगों के सामने फल टूट के नीचे गिरा धरती पर,
किसी ने नहीं पूछा, लेकिन न्यूटन के सामने सेव गिरा तो उसने कहा कि भाई सेव नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहीं से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का जन्म होता है। इसलिए विज्ञान सीखना है तो 5W एंड 1H को याद रखिए। किसको याद रखना है? 5W एंड 1H। कौन, क्या, कैसे। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कैसे। कैसे हुआ, आखिर यह हो रहा है तो कैसे। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि ट्रक में ब्रेक, इतना भारी ट्रक, एक छोटा सा ब्रेक हम लगाते हैं और रुक जाता है। भाई इसमें आखिर सिद्धांत क्या है, माजरा क्या है। वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक आपका अप्रोच होना चाहिए। तो ट्रक रुक रहा है वो किस सिद्धांत पर है, यही सवाल पूछता है। कई बार पूछा है कि पास्कल के सिद्धांत पर है या बर्नौली के सिद्धांत पर है, टोरिशेली के सिद्धांत पर है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। तो आपको पास्कल पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम विज्ञान को 5 दिनों में ख़त्म करेंगे। ओवरऑल 5 दिन, जरूरत पड़े तो 6 दिन भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास समय है। लेकिन आज हम थोड़ा सा जीव विज्ञान में कोशिका को देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, जो बायोलॉजी है तो उसको क्या कहते हैं, जीवधारियों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पिता कौन है, कई बार छोटे हल्के सवाल पूछने की जब प्रवृत्ति रहती है तो पूछ देता है कि भाई जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो वो है अरस्तु। यदि पूछ दे कि भाई जूलॉजी के पिता कौन है, वो भी अरस्तु है। लेकिन यदि पूछ दे कि नहीं बॉटनी के पिता कौन है, तो वो हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। उनका नाम है बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी, दैट इज थियोफ्रेस्टस। लेकिन यदि पूछ दे कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, पिता तो है अरस्तु, लेकिन प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो प्रयोग किया लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क लिखिए, लेमार्क और ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस। पिता अरस्तु, शब्द की खोज लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया, ठीक है। कहा जाए कि फिर जो जीवों का, पौधों का, हजारों हजार जीव हैं, हजारों हजार पौधे हैं, तो इन सब का वर्गीकरण किसने किया, तो उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी। तो उसके भी एक पिता हैं, यानी कि पिता उनको कहते हैं जो फाउंडर हो, जो सबसे पहली बार जो उसमें काम करे, ज़्यादा काम करे और एक नया सिद्धांत दे, उसे पिता कहते हैं, जनक कहते हैं। जनक और पिता यानी कि वन हु गिव्स बर्थ, यानी कि वह जिसके चलते वह चीज़ एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो जनक, तो वर्गीकरण के जनक यानी कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे, तो उनका नाम है लिनियस, कैरोलस लिनियस। तो कई बार पूछ देता है। अब उसको दो, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम, मोटा मोटी 2 किंगडम में बांटा गया कि भाई प्लांट इसमें, एनिमल इसमें। लेकिन बाद में व्हिटेकर एक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम 5 भाग में बांटेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कितने भाग में, 5 भाग में। तो वो 5 भाग क्या है, पहला है मोनेरा, लिखिए मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। और तीसरा है प्लांटी, प्लांटी मतलब पादप, पौधा। चौथा है कवक यानी फंजाई, कवक यानी फंजाई। और 5वां है एनिमेलिया। ये 5 मिलके लगभग सूक्ष्म जीव और पौधे सभी इसमें आ जाते हैं। जितने भी बड़े से बड़े जीव हैं और जितने छोटे छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जितने बड़े से बड़े बरगद के पेड़ हैं या छोटे छोटे कोई लाइकेन जैसी काई है, वो सब इसी में आ जाता है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, कवक में और एनिमेलिया में, ठीक है। तो इन सबको आप लिख लीजिए। इन सब के बारे में डिटेल्स में भी हम आपको बताएंगे, और जिन चीज़ों को नहीं बताएंगे इस क्लास में, उसका हम आपको PDF देंगे, ठीक है। इसलिए आप कहीं से घबराइए मत। जो हम 5 दिन में पढ़ाएंगे इस विज्ञान के क्लास में, उससे आपका मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाएगा। यदि नहीं भी सॉल्व होगा तो उनको गेस करने की कैपेसिटी आ जाएगी। इसलिए जो पढ़िए, एक तो कम समय में आप पढ़ रहे हैं और उसको ढंग से पढ़िए, इसमें गेस मत कीजिए, ठीक है। अब कोशिका क्या है, कोशिका जो है किसी भी, जैसे कोशिका शब्द का मूल अर्थ, ये जो शब्द होता है, जो मूल शब्द है कोशिका जिससे बना है, उसको कहते हैं साइटो, CYTO, लिखिए CYTO, साइटो, दैट इज कोशिका यानी सेल। हम लोग बोलचाल की भाषा में जो सेल का प्रयोग करते हैं, बेसिकली वैज्ञानिक भाषा में वो है साइटो। तो इसीलिए अब कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहेंगे, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को बताइए, गुड,
साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कहेंगे साइटोलॉजी। तो कोशिका क्या है? तो यह बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोशिका सबसे छोटी नहीं है, लेकिन सबसे बेसिक है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी संरचना भी प्रदान करती है और कार्यात्मकता भी प्रदान करती है। तो कोशिका किसी भी जीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है। अब कोशिका की खोज किसने की? तो बहुत फेमस नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। चलिए आप लोग बताइए। लेकिन जीवित कोशिका की खोज, यदि अलग से सवाल आ जाए, जीवित कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। आंसर इज ल्यूवेनहॉक। तो कोशिका को खोजा रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। अब कोशिका देखने में लगता है सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इस कोशिका में कम से कम 15-16 चीज़ें और होती हैं। कोशिका में कम से कम 15-16 चीज़ें और होती हैं, जिसको कोशिका को हम समझते हैं कि नॉर्मल आदमी बहुत समझता है कि कोशिका मतलब सबसे छोटा इकाई। लेकिन यदि हम उसको बताएं कि नहीं, कोशिका जो है वह उसके अंदर 15-16 अलग अलग सिस्टम काम करता है, और उस सिस्टम में एक राइबोसोम नाम का सिस्टम होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो शरीर का सबसे छोटा भाग है। यानी कोशिका के अंदर जो स्थित राइबोसोम है वह सबसे छोटा हो सकता है, लेकिन कई लोग कोशिका को छोटा मानने का भ्रम करते हैं। ठीक है। तो कोशिका के अंदर में पूरी कोशिका जो है, एक कोशिका झिल्ली में होती है, कोशिका किसी में कोशिका भित्ति में होती है। ठीक है। जैसे कोशिका भित्ति पादपों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति मनुष्य में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो आप पेड़ का छाल देखिएगा तो उसके आगे बाहर आवरण है, वो सेलुलोज है, वही भित्ति है, जो कि उसके अंदर के एक झिल्ली को रोक के रखे हुए वो क्या है? भित्ति है। हमारी जो कोशिका है, यह इसमें छाल नहीं है, ऊपर से ये छाल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कपास का, कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, तो ये कपड़ा जो पहन रहे हैं ना, एक कॉटन का, यह भी सेलुलोज है। यानी कि जो पौधों को अलग से कपास का एक सेल मिला हुआ है, उस चीज़ को हमने क्या किया है कि कपड़ा पहनकर उसको बनाया हुआ है। तो कोशिका के अंदर, पूरी झिल्ली के अंदर कोशिका होती है, और उस कोशिका के अंदर में तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का आपने नाम सुना है, फिर केंद्रक होता है उसके अंदर में। तो तमाम चीज़ें कोशिका के अंदर, जिसको कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चर, कम से कम 12-13 चीज़ें होती हैं कोशिका के अंदर। लेकिन उसके पहले आप जान जाइए कि उन सब के अंदर में एक द्रव्य होता है। कोशिका के अंदर में एक द्रव्य होता है जिसे कहते हैं जीव द्रव्य। क्या होता है? कोशिका के अंदर में एक द्रव्य होता है जिसे कहते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक का नाम है साइटोप्लाज्म और दूसरे का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का अर्थ होता है कोशिका द्रव्य, यानी जीव द्रव्य के दो भाग, एक भाग का नाम है कोशिका द्रव्य और दूसरे का नाम है केंद्रक द्रव्य। याद रहेगा। यानी प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में बोलेंगे तो जीव द्रव्य के दो भाग, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। ठीक है। केंद्रक द्रव्य को कहेंगे, तो केंद्रक और न्यूक्लियस आपको ध्यान रहेगा। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, यानी कि जीव द्रव्य के दो भाग, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब कई बार पूछ देता कि जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज की पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने। किसने किया? पुरकिंजे ने। क्लियर हो गया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोजा, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म खोजा, और प्रोटोप्लाज्म के दो भाग हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। यह बेसिक चीज़ है। पहले प्लांट को, ये जो बायोलॉजी का जनक हमने कहा वो कौन है? अरस्तु हैं। जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। लेकिन यदि वनस्पति शास्त्र पूछे
बॉटनी के जनक कौन है, तो वो थियोफ्रेस्टस है। इन चीज़ों को अलग अलग रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में इन सबके नाम रहेंगे और आपको दिलाया कि नहीं जो सुने हैं वो मार देते हैं, तो सब सुना सुना लगेगा। लेकिन यदि जो आपको ज्ञात है वही मारिए, नहीं तो आंसर जब नंबर आएगा तब सब सुना सुना हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ज्ञान के आधार पे मारिए, सुने सुने होने के आधार पे मत मारिए। ठीक है, तो अरस्तु वाला क्लियर हो गया। अब आइए, केंद्रक की खोज भी कई बार पूछ सकता है। केंद्रक की खोज किसने की, तो लिख लीजिए केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये खोज वाला बात क्लियर हो गया कि किसने खोजा। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। जनक कौन है, बायोलॉजी के अरस्तु, जूलॉजी के अरस्तु। यदि कहा जाए कि वर्गीकरण के पिता कौन है, तो लिनियस। व्हिटेकर ने क्या किया, तो उसको 5 भागों में बांटा। उस 5 भाग का नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया हो गया। और पुरकिंजे ने किसको खोजा, तो पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म खोजा, यानी कि जीव द्रव्य की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेन हॉक ने खोज की। ठीक है, इस तरह के खोज वाली बातें हो गई। और केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आइए, कई बार ये सवाल यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में और बीपीएससी में पूछ चुका, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, जब भी सबसे बड़ी कोशिका पूछे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है या पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है। यदि मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, तो मानव के अंदर में सबसे बड़ी कोशिका जो ओवम होता है, स्त्री का जो ओवम है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका मानव में कौन सा है, ओवम, यानी कि अंडाणु। स्त्री का जो ओवम होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है मानव के अंदर। और मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका पूछे, बड़ी और लंबी में फ़र्क होता है। ठीक है, तो जो बड़ी है यानी कि लार्ज, और लंबा मतलब लॉन्ग, तो सबसे लंबी पूछे तो वो हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, और यदि पूछे कि मानव के बाहर यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। शुतुरमुर्ग का अंडा पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। और सबसे छोटी कोशिका यदि पूछ दे अदर देन ह्यूमन, तो वह हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, यह सबसे छोटी कोशिका है। तो क्लियर हो गया, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम सबसे छोटी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा, मनुष्य के अंदर का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका है, और जो स्त्री का जो ओवम होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और यदि न्यूरॉन की बात करें तो वो सबसे लंबी कोशिका है। उसी तरीके से जैसे कोशिका में विभाजन होता है, विभाजन का मतलब होता है उसको अगला बनना। जैसे कि विभाजन का अर्थ हम समझते हैं कि वो आधा हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं। विभाजन का अर्थ है 1 से 2 बनना। विभाजन का क्या मतलब है, 1 से 2 बनना। जब एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका में बढ़ जाती है तो इसे विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो यह विभाजन सबसे कम होता है, यानी न्यूनतम होता है न्यूरॉन में। न्यूरॉन में जो हमारे मस्तिष्क की कोशिका है उसमें यह विभाजन नहीं होता है। तो विभाजन नहीं होता है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि विभाजन होगा, जैसे बहुत तेज विभाजन होने लगता है तो उसी को कैंसर कहते हैं। यदि एक कोशिका 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64 बनने लगे तो यह बहुत तेज विभाजन है। और कैंसर में यही होता है, बहुत तेज विभाजन होने लगता है। तो इसलिए ब्रेन में कैंसर की संभावना कम रहती है, लेकिन 10% उसका पार्ट ऐसा होता है जिसमें कि विभाजन की संभावना रहती है और वहीं पर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। फिर भी इसीलिए ब्रेन में यदि कोई चोट लग जाता है या उसका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, या बहुत रेयर केस में यदि नीचे वाले पार्ट में है तो ठीक ही नहीं होता है। इसलिए क्योंकि न्यूरॉन्स फिर से जनरेट नहीं होते हैं और नए नहीं बनते। हाँ, यदि फिजियोथेरेपी वगैरह बहुत सारी चीज़ों से ऐसा आ गया है कि आप कुछ दूसरी कोशिकाएं उनका काम कर सकती हैं, सीख सकती हैं, तो यह न्यूरॉन के साथ है। लेकिन सबसे तेज विभाजन शरीर में किस अंग में होता है, किस कोशिका का होता है, तो वह है लीवर की कोशिका। आंसर इज लीवर की कोशिका। लीवर की जो कोशिका होती है उसका विभाजन तेजी से होता है, इसलिए इसको रीजनरेटिव टिश्यू भी कहा जाता है, कि वह खुद को ठीक कर लेता है। मान लीजिए उसमें कोई डैमेज भी है तो वो खुद को विभाजन से नया बन जाएगा और वो खराब अंग भी ठीक हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह की बातें। उसी में कोशिका में आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कि प्रो क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अलग से हम जब डिटेल में बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन ये समझिए कोशिका में यह कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, और कोशिका सबसे छोटी इकाई कार्यात्मक और फंक्शनल है, क्योंकि यह सबसे छोटी ऐसी यूनिट है जो किसी भी काम को परफॉर्म कर लेती है। यदि इससे छोटी चीज़ें भी हैं शरीर में, लेकिन वह सिंगल हैंडेडली सारा काम नहीं कर पाती, कि जैसे ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा को अलग अलग जगह पे पहुंचाना, इन सारी चीज़ों को सिंगल हैंडेडली कोशिका कर सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें उससे छोटी होने के बावजूद भी वो नहीं कर सकती है। तो लिखिए कोशिका में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, उनको लिखिए। सबसे पहले लिखिए कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। यह हर कोशिका का बाह्य आवरण होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? हर कोशिका का बाह्य आवरण होता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली बनी किस चीज़ से होती है? तो वसा और प्रोटीन से बनी होती है। तो लिख लीजिए कोशिका के प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले लिखिए, पहले अंगों का नाम लिख लीजिए, फिर इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले लिखिए कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अभी कोशिका झिल्ली जो है नाम से स्पष्ट है, झिल्ली नुमा एक आकृति होती है। जैसे कि हम किसी चीज़ में एक थैली है, थैली नुमा चीज़ है, इसको झिल्ली कहते हैं। ठीक है। और यह जीवों में भी पाई जाती है और पादपों में भी पाई जाती है, यानी कि पौधों में भी और इसमें भी, दोनों में यह पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, अगला है सेल वाल, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सेल वाल किसे पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में, यानी कि जो जंतुओं की कोशिका है उसमें सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, केवल झिल्ली होती है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। जबकि कई जीवाणु और कवक हैं, उनकी जो झिल्ली है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो ऐसा यदि आ जाए कि वाल जो है केवल सेलुलोज का बना होता है तो वह भी गलत हो जाएगा। वाल सेलुलोज के अलावा कार्बोहाइड्रेट से भी बना होता है। और जैसे कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है कोशिका द्रव्य एवं कोशिका झिल्ली को बाह्य आघात से बचाना। चूँकि हमने बताया ना कि हर कोशिका के अंदर में एक द्रव्य होता है, जिसको जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इन चीज़ों को बचाना है किस चीज़ से? बाह्य चोट से, आघात से। तो वह काम सबसे अधिक कौन करता है? कोई दीवार है वही करेगा ना, और दीवार का नाम है कोशिका भित्ति। जबकि कोशिका झिल्ली का मुख्य काम क्या है? यह अंदर और बाहर की चीज़ों के बीच का एक आवरण है जो कि अलग करती है उसको, और यह बनी होती है वसा एवं प्रोटीन से। यानी कि क्या? झिल्ली बनी होती है वसा एवं प्रोटीन से, और भित्ति बना होता है सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर है? झिल्ली वसा और प्रोटीन से, और भित्ति कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज से। ठीक है। तीसरा पार्ट लिखिए केंद्रक द्रव्य, पहले केंद्रक लिख लीजिए। कोशिका का एक भाग है केंद्रक, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था केंद्रक को। तो केंद्रक यह गोलाकार एक संरचना होती है, और यह ऑब्वियस है, नाम से क्लियर है, कोशिका का केंद्र होता है। यह केंद्रक क्या होता है? कोशिका का केंद्र होता है, और जितनी भी गतिविधियां होती हैं कोशिका के अंदर उस सब पर यह नियंत्रण रखता है। यानी उन सब का एक सेंट्रल नियंत्रण केंद्रक के पास रहता है। ठीक है। अब केंद्रक के अंदर कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा कोशिका, मान लीजिए कोशिका के हम ऐसे करके कोशिका बनाते हैं। कोशिका के बारे में कहीं कहीं लगता है कि केवल गोल होती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं और कुछ कोशिकाएं चौकोर होती हैं। ठीक है। तो कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है, और केंद्रक में अंदर जो होता है उसको लिखिए। केंद्रक के अंदर में एक तत्व होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। तीसरा है केंद्रिका यानी न्यूक्लियस। ठीक है। केंद्रक के अंदर ही होता है केंद्रक जाल यानी न्यूक्लियर नेटवर्क। ठीक है। इस तरह की चीज़ें केंद्रक में होती हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें केंद्रक के अंदर में होती है उसमें जैसे आरएनए, डीएनए,
राइबोसोम, ये सब केंद्रक का पार्ट है, ठीक है। फिर अगला लिखिए कोशिका का भाग। कोशिका के जो अगला भाग है वह है कोशिका द्रव्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा होता है ईआर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में फैला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, और इसी का एक भाग होता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण लिखिए, गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपरेटस। इसी से जुड़ा होता है लाइसोसोम, लिखिए लाइसोसोम। इसी का एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लिखिए राइबोसोम, राइबोसोम। फिर लिखिए सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारक काय कहते हैं, सेंट्रोसोम, तारक काय। फिर एक होता है प्लास्टिड, ये सारे कोशिका के अंदर की चीज़ें हैं, प्लास्टिड। फिर एक लिखिए ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। फिर लिखिए क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। और तीसरे उसके बाद लिखिए हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। फिर कोशिका में और जो तत्व होता है वह लिखिए वैक्यूल्स, यानी रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, जिसमें जल का संचय रहता है, ठीक है। यानी इतनी चीज़ें कोशिका के अंदर होती हैं, ठीक है। और उसी कोशिका के केंद्रक को जब हम निकाल के देखते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, तो उस कोशिका के केंद्रक में होता है क्रोमोजोम। क्या होता है? क्रोमोजोम। और यही जो है गुणों का वाहक होता है, क्रोमोजोम। अब इस क्रोमोजोम में क्या है, ये 46 संख्या में कितना होता है? 46। और जोड़े में कितना होता है? 23 जोड़ा, ठीक है। 23 जोड़ा में 22 जोड़ा यानी 44 एक जैसा होता है, यानी मेल में और फीमेल में दोनों में 44 एक जैसा होता है। लेकिन जो दो अलग है, मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। इसीलिए यहीं से लिंग का निर्धारण होता है, इन्हीं दो से। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसको, लेकिन बेसिक चूँकि सेल में आप देख रहे हैं, तो सेल में नॉर्मली आपको लगता है कि सेल सबसे छोटी इकाई है, लेकिन जितने तत्व मैंने अभी आपको लिखवाया है, ये सब सेल के अंदर होते हैं। सबसे बड़ी समस्या जीव विज्ञान में क्या है कि ये जो भाग हैं, यह इनके नाम बहुत परेशान करते हैं विद्यार्थियों को। अब किसी को लगेगा तारक काय क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, मैंने लिखवाया, लेकिन इसकी परिभाषाएं किताब में बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन याद नहीं होता है। तो आइए सिंपल तरीके से हम जो कोशिका, एक जो छोटी इकाई है, उसके अंदर क्या क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और उसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल समझिए, कोशिका सबसे छोटी कार्यात्मक और फंक्शनल इकाई है, यानी कि संरचना भी इससे बनती है और कार्य भी इससे होता है। यही बात समझिए, संरचना मतलब निर्माण, बाहरी ढांचा, और फंक्शन मतलब कार्य, ये दोनों करता है कोशिका। कई कोशिकाएं जब मिलती हैं तो एक उत्तक बनता है, जिसको टिश्यू बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, कई कोशिकाएं मिलती हैं तो उत्तक बनता है, और कई उत्तक मिलते हैं तो एक अंग बनता है शरीर का, और कई अंग मिलते हैं तो फिर एक शरीर बनता है। यह मनुष्य पर भी लागू है, जानवरों पर भी लागू है, और यह चीज़ पौधों पर भी लागू है, पादप पर भी लागू है। यानी सबसे छोटी कार्यात्मक और फंक्शनल यूनिट क्या है? यह है कोशिका। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? कोशिका। उसके बाद उनके जोड़ से, यानी कई कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? टिश्यूज, यानी उत्तक। और कई टिश्यूज के मिलने से बनता है एक अंग, यानी पार्ट, और कई पार्ट मिलने से बनता है एक बॉडी, यानी शरीर। तो यह एक बेसिक क्रम है। अब इस कोशिका में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले होती है कोशिका झिल्ली। यह प्रोटीन और वसा से बनी होती है, पौधे एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, मैं जब भी इस पूरे सेगमेंट में जब भी बताऊंगा, और जहाँ पिन पॉइंट करूँगा कि यह पौधा में होता है, केवल पौधे में होता है, और केवल जंतु में होता है, यही सवाल बनेगा। ध्यान रखिएगा, जब हम कहेंगे कि केवल पौधे में तो सवाल है, केवल जंतु में तो सवाल है। आप अपने कान खड़े रखिएगा
और पेन हाथ में रखिएगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कोशिका झिल्ली किस में होता है, तो दोनों में, कोशिका झिल्ली दोनों में, पौधे में एवं जंतु में। पढ़ाने के बाद हम रिपीट करके क्वेश्चन भी पूछ लेंगे आपसे। कोशिका के सभी अंग जो है इसी के अंदर रहते हैं। मैंने बताया कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोशिका के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इसी झिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और यह बेसिक प्रोटीन और वसा से बना, 3 चीज़ें, पौधा और जंतु दोनों में होता है, प्रोटीन और वसा से बना होता है, और कोशिका के अंग इसके अंदर रहते हैं। कोशिका झिल्ली में इतना ही कुछ है। अब आइए भित्ति पर। भित्ति मतलब दीवार, सेल वाल, देखो क्या कहते हैं, सेल वाल। यह बना होता है सेलुलोज का। अब यहाँ ध्यान देना है कि यह केवल और केवल पौधों में होता है, और जो कुछ सूक्ष्म जीवों में भी होता है, लेकिन वो पौधों की श्रेणी वाले ही है, ठीक है। तो यह सेल वाल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। यही इसमें बेसिक 2 बातें याद रखें। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है कोशिका का, यानी अंग, कोशिका का अंग जो कोशिका के भीतर, जिसका खूब नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, और यह ऊर्जा का सेंटर में था, श्वसन। जैसे कहा जाए कि कोशिका सांस कैसे लेता है, किससे लेता है, यह प्रश्न पूछा जाए तो जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक दीवार होती है, आंतरिक दीवार जो है, एक तो कोशिका के बाहरी दीवार है, अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी एक दीवार है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। मेन ध्यान रखना है कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यह ऊर्जा का चक्र चलाता है। ऊर्जा का जो चक्र चलाता है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था क्रेब्स। तो उस चक्र को भी बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स चक्र। तो पूछा कि क्रेब्स चक्र के लिए जिम्मेदार कौन सा अंग है, तो कोशिका, और कोशिका में कौन सा अंग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आप और इसको एटीपी में मापा जाता है, एटीपी। उसको छोड़ दीजिए, डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो यह क्रेब्स चक्र, एटीपी, ऊर्जा, श्वसन, ये सब संबंधित किससे है, माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कोशिका का तीसरा प्रमुख अंग है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। अब आइए चौथा जो है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को शॉर्ट में याद रखिए, यह परिवहन का काम करता है। मान लीजिए जैसे शरीर में कई कोशिकाएं हैं, जैसे ह्यूमन शरीर में लगभग खरब में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या है, 14 खरब कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं हैं, 14 खरब। तो हर कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, हर कोशिका के अंदर में ऊर्जा की अपनी व्यवस्था है। तो जिस जगह को, जिस शरीर के जिस अंग को ऊर्जा चाहिए, और किसी अंग को ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा हो रहा है कहीं पर, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लेकर कम वाले जगह तक पहुँचाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। यानी कहा जाए कि ऊर्जा के परिवहन का, प्रोटीन के संतुलन का कार्य कौन करता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए। तो 4 चीज़ हो गया, कोशिका झिल्ली बाह्य आवरण है, भित्ति सपोर्ट करता है, दीवार है, यह माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन और ऊर्जा संबंधित है, पावर की तरह काम करता है, गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। और यह क्या करता है, कम और ज़्यादा में संतुलन बनाता है, कौन, गोल्जी बॉडी। अब आइए 5वां, वैक्यूल्स। मैंने आपको लिखवाया भी था, वैक्यूल्स। यह इसको कहते हैं रसधानी। यह, इसके बारे में एक ही चीज़ याद रखिए, समय कम है, 40 दिन का कोर्स हम कर रहे हैं। जल संग्रह, रसधानी वैक्यूल्स का मेन काम क्या है, जल का संग्रह। वैसे भी कोशिका में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जल। शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जल। सबसे अधिक फ्लूइड पर ही टिका हुआ हमारा शरीर। तो कोशिका झिल्ली, भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और रसधानी, जल संग्रह। आइए राइबोसोम, अगला क्या है, राइबोसोम को बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इससे भी महत्वपूर्ण है आपको 4-5 वैक्यूल्स के बाद अब देख लीजिए तारक काय। तारक काय जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बेसिकली विभाजन करता है और पुनर्निर्माण करता है। जैसे कोई भी चीज़ आपको ब्रेन में, जैसे ये है गुणसूत्र जो क्रोमोजोम है, तो कोशिका में विभाजन जो होता है वह उससे अगले का निर्माण होता है, लेकिन ब्रेन में यह कम होता है और लीवर में यह ज़्यादा होता है। तो यदि कहा जाए कि तारक काय का मेन काम क्या है, तो
तो विभाजन करवाना। तारक कैसे क्या होता है? विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन सा अंग है कोशिका का? सेंट्रोसोम। विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे दो सवाल बनते हैं कि सबसे अधिक विभाजन कहाँ होता है? तो वह होता है लीवर में। सबसे कम कहाँ होता है? तो वो न्यूरॉन में, यानी कि मस्तिष्क कोशिका में। यह दो बातें इससे समझ लिया। जो सवाल आता है तारक का है सेंट्रोसोम, सबसे अधिक विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में, और सबसे कम ब्रेन में। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। यानी कि जो ये राइबोसोम है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। अब ये जो हमने बताया था कि राइबोसोम सबसे छोटी संरचना है शरीर की, सबसे छोटी संरचना यही है प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। और यह दो तरीके का बनाता है, उसके दो तरह का आकार होता है। यह बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 70S आकार का होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, और उसका आकार यदि बनाएगा 80S तो यूकैरियोटिक होगा। और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। इसके बाद केंद्रक। केंद्रक जो न्यूक्लियस है, नॉर्मल आप जानते ही हैं, क्रोमोसोम, RNA, DNA, ब्रेन, इसको कहा जाता है। सवाल जो पूछेगा केंद्रक से कि किस कोशिका के किस भाग को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है? तो वह है केंद्रक। कई बार उलट के सवाल पूछ सकता है कि कोशिका के किस भाग को नियंत्रक कहा जाता है? कंट्रोलर। तो वह भी आंसर होगा केंद्रक। यानी ये जितने भी ऊपर के भाग है, झिल्ली सही काम कर रहा है कि नहीं, भित्ति काम कर रहा है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, इस सब के बारे में नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। ठीक है। कोशिका के ये केंद्रक एक भाग हो गया। इसके बाद कोशिका का जो भाग है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में लाइसोसोम क्या होता है? तो लिखिए जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम एक जल अपघटक एंजाइम है। ठीक है। और यह RBC में नहीं होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में यह नहीं होता है। ये दो बातें इसके बारे में याद रखिए। तीसरी बात जो इसके बारे में सबसे अधिक फेमस है, कई बार सवाल आया है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम के हिसाब से यदि कोशिका में घटना नहीं हो रही, जब तक वो लाइसोसोम के हिसाब से घटना हो रही है ठीक है। यदि उसके हिसाब से नहीं होगा, कहीं पर उसको लगा कि नहीं उसको दिक्कत हो रही है, तो वह क्या करता है? खुद ही फट जाता है। लाइसोसोम फट जाता है, और जल अपघटक थैली है, फट जाने से कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिका के अंदर के जिस भाग के बारे में वो फट गया, तो इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कौन सा भाग है जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? वो है लाइसोसोम। ठीक है। इसके बाद इसका एक भाग जो मेन है, जो पहले बताया था, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म और कोशिका का ही भाग है, और उसी का दो भाग है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। यानी साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का भाग है साइटोप्लाज्म, और उसी का एक भाग है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यह तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन यह एक पार्ट हुआ। कोशिका का अगला पार्ट है सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला बाल की तरह की संरचना होती है, और यहाँ ध्यान देना है कि यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। जैसे कि यही सवाल आएगा, सीलिया और फ्लैजिला जो बाल की तरह संरचना होती है, जो मोशन के लिए मतलब उपयुक्त होता है, किसी में पाया जाता है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में किसी सेल को गति करना है, एक स्थान से दूसरे जगह जाना है, तो उसके लिए जो संरचना उसमें मदद करती है, उसका नाम क्या है? सीलिया और फ्लैजिला। जैसे ह्यूमन स्पर्म है, मानव शुक्राणु, तो मानव शुक्राणु को गति करना होता है, तो वह गति के लिए यदि पूछे कि स्पर्म के मोशन के लिए, ये सेल नहीं बोलेगा, सेल की जगह दे देगा स्पर्म। स्पर्म के मोशन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है। और एक केवल एनिमल सेल में होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्लास्टिड। नाम आप सुनते होंगे, प्लास्टिड, लवक। तो ये जो लवक है यह केवल प्लांट में पाया जाता है। सीलिया फ्लैजिला केवल एनिमल सेल में होता है, और कवक केवल प्लांट सेल में होता है। ठीक है। अब ये कवक जो होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट में पत्ती है तो वहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। तो कवक के तीन भाग हैं, एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, दूसरे का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरे का नाम है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, वह क्लोरोप्लास्ट उसमें जिम्मेदार होता है। पत्ती और तने में होता है क्लोरोप्लास्ट, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह जड़ और तने में होता है। ल्यूकोप्लास्ट में रंग नहीं होता है, यह जड़ और वर्ण रहित होता है। तो यह किस में होता है? जड़ और तना में। और भोजन का संग्रह जो होता है वह करता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट। भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। भोजन का संग्रह पौधों में कौन करता है?
ल्यूकोप्लास्ट। और उसमें रंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वह है क्रोमोप्लास्ट। क्रोम मतलब कलर, क्रोम मतलब कलर। तो क्रोमोप्लास्ट रंग के लिए जिम्मेदार है, ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह के लिए जिम्मेदार है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वह निर्माण के लिए। तो एक से भोजन का निर्माण हुआ, एक से संग्रह हुआ और एक से रंग आया। ठीक है, रंग के लिए अब कई बार इन सब से न पूछ के सीधे पूछेगा कि बताइए गाजर का जो रंग है वो किस प्लास्ट के चलते होता है, यानी किस लवक के चलते होता है? तो उसका नाम है कैरोटीन। क्या नाम है? कैरोटीन। गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। वैसे ही चुकंदर का जो रंग है वो किसके लिए होता है? तो कीटानोन लवक यानी प्लास्टिड। ठीक है, उसी तरीके से टमाटर का लाल रंग किस लवक से होता है? तो लाइकोपेन, नाम है लाइकोपेन। और यदि किसी चीज़ का पीला रंग है तो कौन सा वर्णक उसका कारक है, कौन सा प्लास्टिड है? उस लवक का नाम है जैंथोफिल। तो पीटी में एक सवाल अक्सर इससे पूछ लेता है, आप रिपीट कर लीजिए। गाजर कैरोटीन, चुकंदर कीटानोन, टमाटर लाइकोपेन और पीला रंग जैंथोफिल। ठीक है, तो ये लवक है। लवक जो है तो कोशिका का ही एक भाग है। और इस तरह के 14वां यदि देखा जाए तो गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम, मैंने पहले ही बताया है कि यह डीएनए, आरएनए और जीन का सम्मिलित रूप को गुणसूत्र बोलते हैं। और यह सेंटर में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है कोशिका के। और इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ा कहा जाता है। इसी में दो जो 44 + 2 मैंने इसलिए लिखा है कि 44 एक गुण जैसे होते हैं, मेल और फीमेल में 44 एक जैसे होते हैं और 2 में फ़र्क होता है। इसी से पुरुष और स्त्री में फ़र्क आता है। बेसिकली यह फ़र्क इसी 2 गुणसूत्र के चलते होता है। तो हमने अभी जो पढ़ा वो है कोशिका। और कोशिका एक छोटी सी इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, लेकिन उसमें 14 तरीके के अलग अलग अंग हैं और उनके भी कई विभाजन, यानी कि लगभग 20-22 चीज़ें कोशिका के अंदर होती हैं। और ऐसी कई खरब कोशिकाएं एक मनुष्य के अंदर होती हैं। और उन कोशिकाओं का अध्ययन जो करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। और इसका जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने पिछली बार सवाल पूछा था। तो कोशिका से 2 से 3 सवाल, कई बार 2 सवाल, और किसी भी स्थिति में कम से कम 1 सवाल जरूर आता है। ठीक है, कोशिका को ढंग से कीजिए। जो मैंने रूटीन बताया है, जिसने जब भी ज्वाइन किया है उसके हिसाब से अपने रूटीन को एडजस्ट कर ले, लेकिन हार नहीं मानना है और तैयारी करनी है। अभी भी इतना समय है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लगे रहें, डटे रहें। धन्यवाद।